नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और सबसे पहले कहा जा रहा है कि हम सीधे कोच्चि का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कोच्चि में ये रोड शो हो रहा है और इसके ये रोड शो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री जब कोच्चि पहुँचे थे, यहाँ पर युवाओं और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। कोच्चि में साउंड नेताओं से भी प्रधानमंत्री की बैठक है। एक कोशिश है किस तरह से यहाँ पर लोगों से सीधे जुड़ाव हो। वहीं की पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश भी इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में। अखिलेश शर्मा, तो अखिलेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से बीजेपी केरल में इन रोड्स बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, काफी लंबे समय से बीजेपी प्रयास कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी काफी ताकत बीजेपी ने लगाई थी। कुछ छोटी छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी ने वहां पर गठबंधन भी किया था, लेकिन पिछली बार तो उन्हें एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। 2016 में जरूर एक बार वो पहली बार जो है विधानसभा में सीट जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन 2021 में वो कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई। लेकिन बीजेपी को लगता है कि केरल वो राज्य है जो कि एक दो पार्टियों के दो गठबंधन के बीच में है, यूडीएफ और एलडीएफ, और इसलिए बीजेपी तीसरी ताकत के तौर पर वहां पर अपनी ताकत स्थापित कर सकती है। खासतौर से जो प्रदर्शन निधि होता आया है उसके हिसाब से बीजेपी को लगता है कि काफी गुंजाइश है, और इसलिए हमने देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो फोकस है अब वो केरल में है। अमूमन ये कम होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब रोड शो करते हैं तो वो सड़कों पर चले, लेकिन कोच्चि में जब आज आए हैं पारंपरिक परिधान में, पारंपरिक वेशभूषा में, आप उनको सड़कों पर चलते हुए देख सकते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कई लोग मोबाइल लेकर के उनका वीडियो बना रहे हैं, कई लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी भी इस गर्मजोशी के साथ जो उनको स्नेह मिल रहा है, जो स्वागत उनका हो रहा है, उसका पूरा जवाब दे रहे हैं। अखिलेश, अपने आप में देखा जाए तो केरल एक ऐसा राज्य है, वायनाड है यहाँ पे, राहुल गांधी यहाँ से आते हैं और जब राहुल गांधी यहाँ पर अपनी रैली या जो भी करते हैं यहाँ पर, तो आपको बता दें किस तरह से तब बहुत भारी संख्या लोगों की दिखाई जाती है। तो एक तरह से चुनावी रणनीति में कंपटीशन तो होता ही है और उसी का नतीजा देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से यहाँ पर इन रोड्स पूरी तरह बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जिस तरह से यहाँ से ईसाई समुदाय इतना महत्वपूर्ण है, हालांकि मुस्लिम बहुल इलाके भी बहुत हैं यहाँ पर, गढ़ हैं यहाँ पर, लेकिन प्रधानमंत्री की जो ये रीच है ईसाई समुदाय से जुड़ने की, जुड़ाव की, उसे आप कैसे, उसका आंकलन बताइए कैसे करेंगे? देखिए निधि, अब से कुछ देर बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की होगी। उसमें जो 8 बिशप हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी। बताया गया है कि इसमें कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे उनके हैं, कई शिकायतें भी हैं और कई सुझाव भी हैं, कई मांग भी उनकी हैं, वो सारी पीएम नरेंद्र मोदी से वो डिस्कस करेंगे। एक बड़ा संकेत कुछ दिनों पहले एक बड़े बिशप की ओर से आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर केंद्र सरकार रबर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दे तो जो ईसाई समुदाय है, जो कि बड़ी संख्या में रबर के खेती में जुटा हुआ है, वो बीजेपी का समर्थन करने पर विचार कर सकता। तो ये अपने आप एक बड़ा बयान था और इसके बाद राजनीति में वहाँ पर राज्य में काफ़ी हलचल भी मची थी। 18% से अधिक आबादी ईसाइयों की केरल में है। 140 में से 33 सीटों पर परिणाम में उनका असर काफ़ी होता है। तो बीजेपी अपनी ओर से प्रयास कर रही है। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए, अभी जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे निधि, आपने भी वो पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था जब वो बीजेपी मुख्यालय में आए थे, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था, मेघालय का, त्रिपुरा का और नागालैंड का, उन्होंने केरल का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि केरल में किस तरह से जो एलडीएफ है, यूडीएफ है, आपस में कुश्ती लड़ते हैं केरल में, तो केरल में कुश्ती होती है लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर दोस्ती कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक दिन वो भी आएगा जब बीजेपी अपने गठबंधन के साथ वहां सत्ता में आएगी। और उसके बाद अब आप देखिए कि 1 महीने बाद ही खुद पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंच गए हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप ये जरा ही बताइए, आंकलन ये करिए कि हम देख सकते हैं कि कर्नाटक में चुनाव है, गृह मंत्री अभी हुबली में मौजूद हैं और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। कहा गया है कि 6 बजे उनकी संवाददाता एक सम्मेलन होने वाला है, उसको हम दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस समय वो केरल में मौजूद हैं और आज सुबह तो मध्य प्रदेश रीवा में थे, पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो अपने आप में काफी आप कैसे देख रहे हैं उससे? नहीं, देखिए, ये जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि 29 तारीख से पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है, कम से कम 20 सभाएं
पीएम नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में होंगी और बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके करिश्मे पर बीजेपी को वहां दोबारा समर्थन मिलेगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी को ये लगता है कि कर्नाटक, जो कि उसके लिए गेटवे है साउथ का, और वहां पर उसकी अकेली इकलौती सरकार दक्षिण भारत की कर्नाटक में है, वो उसे किसी भी सूरत में उन्हें बचाना है। इसके साथ साथ उन्हें अपने अन्य राज्यों में भी फुटप्रिंट्स बढ़ाने हैं। तो हम देख रहे हैं कि केरल में बीजेपी प्रयास कर रही है, तेलंगाना में बीजेपी जबरदस्त दो हाथ कर रही है बीआरएस के साथ, आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और तमिलनाडु में भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि वो वहां पर जो डीएमके सरकार है उसके साथ दो हाथ करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का मिशन साउथ, आप इसको कह सकते हैं, जो कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के इस 2 दिन के केरल के दौरे से फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि वो बीजेपी चाहती है कि जमीन पर उसकी ताकत दिखे। जी बिल्कुल, ये जो मिशन साउथ जो आप इसका जिक्र कर रहे हैं, अब कर्नाटक कितना अपने आप में अहम है, क्योंकि कर्नाटक एक वो राज्य है जिसने सबसे पहले बीजेपी को दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने का मौका दिया था। तो कर्नाटक के चुनाव अपने आप, और कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से एक काफी कड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रही है, हालांकि फिलहाल शुरुआती इस तरह से जो तमाम खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल संघर्ष जो है जोरों पर है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हम दोबारा सत्ता में वापस आएंगे, लेकिन अपने आप में वहां पर जो चुनाव प्रचार है वो जोरों पर है। गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी हम देख सकते हैं किस तरह से दक्षिण भारत की ओर अपने आप को, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर भारत में, यूपी में तो काफी बहुतायत है, बहुमत जिस तरह से है बीजेपी की, तो ये अपने आप में बहुत अहम है बीजेपी के लिए यहाँ पर और मजबूत होना। बिल्कुल, बीजेपी को लगता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं से उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो कहाँ से करेगी। जैसे 2019 में भी यही प्रश्न उठता था कि अगर बीजेपी तो कई राज्यों में सैचुरेशन पर पहुंच गई है, इससे आगे तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं जा सकती है। गुजरात में 26 में से 26 आ गई, राजस्थान में 25 में से 25 आ गई, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 आ गई, तो अब कहाँ से सीटें आएंगी। यूपी में, बिहार में 40 में से 39 सीटें बीजेपी जेडीयू के पास थी। तो बीजेपी इसी रणनीति पर काम करेगी कि अगर हमें 2024 में फिर से सत्ता में आना है तो ये कैलकुलेशन करना ही होगा। और दक्षिण भारत में क्यों ना बीजेपी प्रयास करे। केरल खासतौर से, निधि, हम देखते हैं कि आरएसएस जो है उसकी जड़ें केरल में काफ़ी मजबूत हैं। आए दिन जो है वो हम देखते हैं कि लेफ्ट फ्रंट के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में और आरएसएस के वर्कर्स के बीच में हिंसक झड़प भी होती है, कई कार्यकर्ता जो दोनों ओर से मारे भी जाते हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी पूछा जाता है यहाँ उत्तर भारत में विश्लेषकों के द्वारा कि जब वहाँ पर आरएसएस की ताकत है तो वो चुनाव परिणामों में क्यों नहीं दिखती है, क्यों ऐसा होता है कि बीजेपी आरएसएस के इस सपोर्ट बेस को कन्वर्ट नहीं कर पाती है अपने इलेक्टोरल गेन्स में। तो मुझे लगता है कि उसके पीछे वहाँ का जो द्विपक्षीय चुनाव है उसकी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि 2 फ्रंट्स के बीच में वहाँ की जनता वोट देती है। तो बीजेपी वहाँ पर तीसरी ताकत के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है। उसका प्रयास यही है कि किसी तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराए ताकि उसे भी सीरियसली लिया जाए। बिल्कुल, उसको भी वहाँ पे सीरियसली लिया जाए। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कोची के, और कुछ ही देर में कहा तो ये जा रहा था कि प्रधानमंत्री 6 बजे युवाओं का एक समागम है वहाँ पर जाने वाले हैं और वहाँ पर युवाओं से उनकी मुलाकात होगी, युवाओं से उनकी बातचीत होने वाली है। और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह की भी हुबली में, कर्नाटक के हुबली में आज सुबह वो मैसूरू गए थे, उसके बाद चामराजनगर गए और अब ये था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो नज़र बनी हुई है कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह से दोनों बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वो प्रचार प्रसार में इस समय वहाँ पर लगे हुए हैं। और अखिलेश, आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना को से जुड़ी हुई एक अहम खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दें, तेलंगाना सरकार बनाम राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट की सेंटीमेंट का पीएम के साथ में जुड़ा वो दिखाता है, वो ये बताता है कि ये जो पर्सनल कनेक्शन होता है। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी यही दृश्य दिखाने हैं। तो अखिलेश, ये रोड शो कितना लंबा है, काफी उस लिहाज से कुछ जानकारी है हम सबके पास? देखिए, जो 6 बजे का कार्यक्रम था वो युवा संगमम का था और इस युवा संगमम में पूरे केरल से करीब 1 लाख से भी अधिक युवा जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये अपने आप में इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि केरल के जो युवा हैं उनकी क्या सोच है, उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी क्या मांगे हैं, ये सब एक तरह से वो पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंचाएं। और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपनी ओर से जो उनकी सरकार युवाओं के लिए काम करती आ रही है उसके बारे में उनको जानकारी दें। अनिल एंटनी का नाम हम जानते हैं कि अनिल एंटनी जो कि AK एंटनी के बेटे हैं,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व रक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। तो इस तरह से युवा नेता हैं और बीजेपी को लगता है कि इस तरह से एक एक करके अगर दूसरी पार्टियों के युवा हमारे पास आते हो तो इससे एक माहौल बनता है। और जो बात आप कह रही थी राहुल गांधी के बारे में निधि, वो ये बताना इसलिए जरूरी क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस को छप्पर फाड़ के समर्थन मिला था और उसके पीछे कारण यही था कि राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा था, तो इसलिए वहां की जनता ने भरपूर उनको समर्थन दिया था। लेकिन अब वायनाड में वो सांसद अब नहीं रहे हैं, उनकी सदस्यता जा चुकी है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 2021 का, उसमें जो ट्रेंड है केरल का कि एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, उसको जनता ने नकार दिया। उन्होंने एलडीएफ को दोबारा मौका दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका इस लिहाज से था कि जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको छप्पर फाड़ करके सीटें जनता ने दी थी, 2021 के चुनाव में विधानसभा में उनको नकार दिया गया। लेकिन अब कांग्रेस के लिए तीसरा बड़ा सिरदर्द आ गया है, वो है बीजेपी, क्योंकि जो ईसाई वोट हैं परंपरागत रूप से वो वहां पर कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं और बीजेपी अब उसी में सेंध लगा रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान भी आने शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि कर्नाटक में देखिए बीजेपी ने ये किया, वहां ये किया, वहां ये किया। तो इस तरह से वो लोगों को याद दिला करके बीजेपी के पास जाने से रोक रहे हैं। तो जमीन पर इसका क्या असर होगा ये देखने की बात होगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से हम देखते आए हैं पिछले 8-9 साल से कि पूरी ताकत जब लगाती है तो पूरी ताकत लगाती है, ऐसा लगता है इस रोड शो को देख करके निधि कि केरल में चुनाव पूरी ताकत लगाई है। नहीं, ये लगता है कि केरल में चुनाव है। प्रधानमंत्री अगर किसी भी जगह पहुंच जाते हैं प्रचार करने के लिए और इस तरह से इतनी मेहनत करते हैं कि इतना लंबा रोड शो करते हैं, तो मन में एक सवाल उठता है क्या यहाँ पे तो चुनाव नहीं होने वाले हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री का ये रोड शो चल रहा है यहाँ पर और इंतज़ार ये है अखिलेश कि जब वो युवाओं से बातचीत करेंगे तो उसका क्या, उस पर वहाँ पर किस तरह से बातचीत होती है, क्योंकि युवाओं से, हमारा देश एक बहुत युवा देश है। जो एवरेज एक हमारे देश के नागरिक की उम्र है वो 29 साल है। तो हम सबको ये समझना होगा कि जो राजनीतिक दल हैं वो नब्ज पहचानते हैं देश की, उनको पता है कि ये युवा देश है। तो युवाओं से कनेक्ट करें तो ज़्यादा जल्दी अपने विचार पहुंचाया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए हम देख सकते हैं बीजेपी पूरी पुरजोर तरीके से प्रचार और प्रसार यहाँ पर कर रही है। और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में युवा समागम एक कार्यक्रम होगा, यहाँ पर युवाओं से भेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और उससे पहले ये पूरी तैयारी हम देख सकते हैं केरल में स्वागत की प्रधानमंत्री की है, जो वो चल के यहाँ पर पूरा रोड शो कर रहे हैं। और अपने आप में ये तस्वीरें अखिलेश हम लगातार दिखा तो रहे हैं और कहा यह भी हमें जा रहा है कि कुछ ही देर में गृह मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके भी दृश्य जल्द आने लगेंगे और वो जो संवाददाताओं के सवालों के जवाब है देंगे, क्योंकि कर्नाटक भी अपने आप में बहुत अहम है इस समय बीजेपी के लिए। विधानसभा चुनाव वहाँ पर जल्द होने वाले हैं और ऐसे में वहाँ पर बीजेपी की पूरी कोशिश है कि तमाम विपक्ष के आरोपों को पार करते हुए वो दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो और उसके लिए कोई कसर बीजेपी छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। विश्वगुरु भारत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का। आपको बताएं कि 36 घंटे की उनकी यात्रा है निधि। कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं, 5300 किलोमीटर 36 घंटे में पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई है, केवल 36 घंटे में। और कई राज्यों में उनकी जो यात्रा है ये पूरी होगी। आपको बताएं कि आज सुबह जो उनकी यात्रा है ये दिल्ली से शुरू हुई। मध्य प्रदेश के खजुराहो सबसे पहले वो गए, इसके बाद खजुराहो से रीवा गए, मध्य प्रदेश की जहाँ पर की पंचायती दिवस, आज जो है पंचायती राज दिवस, उसके कार्यक्रम में उन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया। इसके बाद वापस वो खजुराहो आए और फिर खजुराहो से आकर के अब वो कोची पहुँचे हैं। कोची में उनका ये कार्यक्रम अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो युवा संगमम है उसके लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। इससे कुछ देर पहले उनका एक ज़बरदस्त रोड शो कोची में हुआ, जहां पर कि बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। और कोची में इस कार्यक्रम के बाद आज रात्रि विश्राम भी पीएम नरेंद्र मोदी का यहीं पर है। और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद निधि वो जो बैठक जिसका हम जिक्र कर रहे थे 8 बिशप के साथ, वो होगी। इसके बाद रात्रि विश्राम उनका ही होगा। फिर कल सुबह कोची से वो
तिरुवनंतपुरम जाएंगे, जहां पर कि वंदे भारत एक्सप्रेस उसका उन्हें उद्घाटन करना है। वहां पर अन्य कई कार्यक्रम हैं, उनमें भी पानी की भी मेट्रो की आपने तस्वीरें कुछ जारी की थी। वो भी यहाँ पर कोची में वाटर मेट्रो है, उसका भी शुभारंभ वो करने जा रहे हैं। इसके बाद उनकी जो यात्रा होगी वो बड़ी दिलचस्प है। फिर वो जाएंगे सूरत होते हुए सिलवासा, और सिलवासा में उनका कार्यक्रम होगा जहाँ पर कि नमो मेडिकल कॉलेज है, उसको वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे दमन, जहाँ पर कि देव का सी फ्रंट है, उसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। फिर वो सूरत जाएंगे और उसके बाद फिर उनकी दिल्ली की यात्रा होगी। तो जो सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि 36 घंटे की उनकी यात्रा है और 5300 किलोमीटर का सफर वो पूरा कर लेंगे इन 36 घंटों में। കഥകളിയുടെ ചിത്രമാണ് ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുന്നത്. Some moments are surreal. ഇത് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ, കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയി ഇത് മാറും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. मलयालम में संबोधन चल रहा है, लेकिन जो कुछ अंग्रेजी में शब्द हमें समझ में आ रहे हैं वो गेम चेंजिंग है इवेंट, और किस तरह से എന്നും നാടിന്റെ നാടി തുടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ, स्वागतम सर. तो ये बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ पर मौजूद हैं। केरल के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। युवा संगमम इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। बोलो नरेंद्र मोदी जी के, बोलो भारत माता के, बोलो നരേന്ദ്ര മോദി ജിക്ക്. ഇന്നത്തെ ഈ യുവം 2023 ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ലോകാരാധ്യനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ ജനനായകൻ ആദരണീയനായ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി അവർകൾ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അവർകൾ, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ശ്രീ പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ജി, രാജ്യസഭാംഗം ശ്രീ രാധാമോഹൻ അഗർവാൾ ജി, ലോക്സഭാംഗവും യുവമോർച്ചയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ തേജസ്വി സൂര്യ അവർകൾ, നമ്മുടെ മുൻ MP പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അവർകൾ, രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച സർവാദരണീയനായ ശ്രീ MK കുഞ്ഞോൾ സാർ, ശ്രീ CI ഐസക് സാർ, ശ്രീമതി ശോഷം ആയിബ് സാർ, ശ്രീ SRD പ്രസാദ് സാർ, പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നടിയും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവുമായിട്ടുള്ള കുമാരി അപർണ ബാലമുരളി, സിനിമാ താരം ശ്രീമതി നവ്യ നായർ, പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ അനിൽ K. ആന്റണി, പ്രമുഖ ഗായകനും സർവോപരി മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഗായകനായ ശ്രീ KJ യേശുദാസിന്റെ മകനുമായ ശ്രീ വിജയ് യേശുദാസ്, പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ डॉक्टर प्रियंकरिया डॉक्टर VS प्रिया, ये जो कार्यक्रम हो रहा है निधि, इसमें युवाओं को एकत्रित किया गया है। और आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले जब ईस्टर आया था तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बीजेपी की ओर से पेश की गई थी। केरल में जो ईसाई समुदाय के लोग थे उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में आमंत्रित किया गया था ईस्टर सेलिब्रेट करने के लिए। इसी तरह जब अभी ईद आई थी तो ईद में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में आमंत्रित किया गया था। दरअसल हैदराबाद में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तब उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्नेह यात्रा, उसका नाम दिया था स्नेह यात्रा, जिसमें कि समाज के जो कई तबके हैं अलग अलग, उन तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहुंचना चाहिए। उसी भाषण में उन्होंने पसमानदा समाज जो है उस तक भी बीजेपी की पहुंच बढ़ाने के लिए कहा था, जिसके बाद हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने पसमानदा समाज के अलग अलग सम्मेलन किए थे। और वैसा ही कुछ कार्यक्रम मिलता जुलता ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लिए बीजेपी ने केरल में किया है। और प्रकाश जावड़ेकर जो कि बीजेपी के केरल के प्रभारी हैं, बहुत विस्तार से उन्होंने हमें शो में आए थे, उन्होंने जानकारी भी दी थी कि किस तरह से केरल में बीजेपी ईसाई और मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और बहुत बीजेपी शोध करके चुनती है शब्द स्नेह। स्नेह जो शब्द है वो दक्षिण भारत की तमाम भाषाओं में बोला जाता है और समझा जाता है। बिल्कुल, तो यह स्नेह यात्रा का नाम इसको दिया गया। और जो बात जिसका भाषण का जिक्र मैं कर रहा था कि जो 3 राज्यों के चुनाव के बाद पीएम मोदी ने दिया था यहाँ पर
दिल्ली में अपने पार्टी मुख्यालय में, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से देश विदेश में एक तरह का दुष्प्रचार भाजपा के प्रति चलता है अल्पसंख्यकों को लेकर। लेकिन उन्होंने गोवा का उदाहरण दिया, उन्होंने नागालैंड का दिया, उन्होंने मेघालय का उदाहरण दिया और कहा कि किस तरह से वहां पर इन राज्यों में जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वो लगातार एक के बाद एक कई चुनाव में बीजेपी का साथ देते आ रहे हैं। और उसी के बाद उन्होंने केरल का भी जिक्र किया था और कहा था कि देखिएगा आने वाले दिनों में केरल में भी पार्टी की सरकार बनेगी। और अब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर केरल में पहुंचे हुए। तो ये मिशन 2024 के लिए, मिशन साउथ बीजेपी के लिए, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। और केरल से सटा हुआ कर्नाटक है जहां पर कि चुनाव प्रचार चल रहा है, जहां पर कि 29 तारीख से पीएम नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से प्रचार भी शुरू करेंगे। तो एक तरह से केरल से सटा है कर्नाटक, तो वहां की जनता के लिए भी मैसेज है कि दक्षिण भारत के तमाम राज्यों पर पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है। बिल्कुल अखिलेश, हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं और फिर लौटते हैं इसी खबर। और बात जब केरला की होती है तो इतना भव्य और सुंदर है कि यहां आकर ऊर्जा और बढ़ जाती है। പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. കേരളത്തെ പരിവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും യുവതി യുവാക്കന്മാർ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒരു ദൗത്യം ഊർജ്ജസ്വലമാകുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കളുടെ കരുത്ത്, ആ കരുത്ത് അതിനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോഴാണ്. അത് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സുന്ദരമാകുന്നു, അത് കൂടുതൽ ഭവ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിക്കുന്നു. ये खुशी की बात है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है सेक्रेड हार्ट कॉलेज में, वो भी अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और दोनों का इस प्रकार का मिलन अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत है। ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതകാലം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയവും അതേപോലെ 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. साथियों, आज जब हमारा देश अमृत काल की यात्रा शुरू कर रहा है, युवम के जरिए केरला के युवाओं का ये संकल्प बहुत अहम है। मैं आप सभी को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश की टीम को भी बहुत बधाई देता हूं। ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് तो प्रधानमंत्री मोदी कोची में हैं और यहाँ पर युवा समागम युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है उन्हें अब 3 साल की लीज पर देने के लिए नीलाम किया जा सकेगा। नीलामी की प्रक्रिया के अधिकार मंदिर के पुजारी के पास होंगे। नीलाम हुई कुल भूमि में 10 एकड़ तक से होने वाली कमाई पुजारी रखेंगे, बाकी मंदिर के खाते में जाएगी। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंगों सहित 21,104 मंदिर हैं, जिनमें से 1,320 मंदिर ऐसे हैं जहां 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। इनके पास कुल कृषि जमीन 4500 हेक्टेयर है। फिलहाल 10 एकड़ या इससे ज्यादा जमीन वाले मंदिर के पुजारियों को मानदेय दिया जाता है। जिनके पास कृषि भूमि नहीं है उनके पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति महीने, 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले मंदिर के पुजारियों को 2,500 रुपए, 5 से 10 एकड़ तक जमीन पर
2,000 रुपए का मानदेय मिलता है। सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। सवाल उठता है कि 5 से 6% ब्राह्मणों की आबादी के लिए मध्य प्रदेश में अचानक घोषणाओं की बौछार क्यों हुई? दोनों दलों के अपने तर्क हैं। 18 सालों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात स्मरण में आई है। मुख्यमंत्री जी अभी तक तो आप अपने मंत्रिमंडल में ब्राह्मण मंत्रियों तक की उपेक्षा करते रहे और परशुराम जी ने ऐसी कौन सी कृपा आप पर कर दी है? झूठ बोलने की इंतहा हो गई। अब आप ब्राह्मणों को रिझाने के लिए चुनाव की नज़दीकियों को दृष्टिगत घोषणाएं कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ, जहां आपने खुद जाकर लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी, 10 साल बाद भी वो घोषणाएं आज तक पूरी क्यों नहीं हो सकी? जिस तरह से स्वायत्तता की बात आई है मंदिरों को लेकर और पुजारियों को सम्मान देने की बात आई है, ये फैसला अपने आप में केवल ब्राह्मण समाज के हित की बात नहीं है, ये पूरे समाज की हित की बात है। इसलिए हमें लगता है इसको वोट के और लुभाने के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कोई भी आरोप लगाती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हालत 15 महीने के अंदर दिखाई दी थी, जो राम वनगमन पथ की स्थिति हुई थी, जो महाकाल कॉरिडोर का उन्होंने केवल नक्शा बनाया था, उस पर जो उनको स्थिति हुई थी, पहले उनको इस बात पर जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे ब्राह्मणों को लेकर एक ऐलान प्रधानमंत्री के रीवा दौरे से भी जुड़ा है, क्योंकि विंध्य यानी बघेलखंड देश का शायद इकलौता ऐसा इलाका है जहां कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा सवर्ण जातियों का है। इस इलाके के सतना और रीवा जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर तो सिर्फ ब्राह्मणों की आबादी 40% को भी पार कर जाती है। 2018 में विंध्य की 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। 2013 में उसके पास 17 सीटें थीं। 2018 में कांग्रेस विंध्य में सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। 2013 में उसके पास 11 सीटें थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले फरवरी के अंत में गृहमंत्री अमित शाह भी विंध्य के दौरे पर आ चुके हैं। विंध्य में पार्टी के समीकरण थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। नगरीय निकाय में रीवा सिंगरौली में उसे मुंह की खानी पड़ी। सिंगरौली में तो आम आदमी पार्टी की मेयर बन गई। वहीं मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाने के साथ विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साल 1956 मध्य प्रदेश के गठन से लेकर अब तक 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने राज्य पर शासन किया है, लेकिन इसके बाद उमा भारती और फिर शिवराज सिंह चौहान ब्राह्मणों की संख्या और रसूख दोनों कम होते गए हैं। वैसे कई ऐसी सीटें हैं राज्य में जहां पर ब्राह्मणों की मौजूदगी अपना असर रखती है। पिछले चुनाव में भी माई का लाल नारा बीजेपी पर भारी पड़ा था, इसलिए सत्तारूढ़ दल इस बार हर वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर और फिर शामली में जनसभाओं को संबोधित किया। रंगदारी, फिरौती और उन्होंने ये कहा है कि यूपी नहीं है किसी की बपौती। आइए सुनते हैं क्या क्या कहना था उनका। आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022
मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब खबर है तेलंगाना सरकार बनाम राज्यपाल की सुप्रीम कोर्ट की राज्यपालों को लेकर बड़ी टिप्पणी है। कहा, राज्यपालों को विधेयकों पर फैसले लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, उन पर बैठे रहने की बजाय जितनी जल्दी हो सके फैसला लेना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 201A की उल्लेख और जितनी जल्दी हो सके शब्द का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य है। इसे संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। राज्यपालों के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों को जो विधेयक उनके पास मंजूरी के लिए भेजे जाते हैं उन पर शीघ्र कदम उठाना चाहिए, जल्द कदम उठाना चाहिए और उन पर बैठे नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान की मूल भावना भी यही है कि जल्द से जल्द राज्यपाल ऐसे विधेयकों पर फैसला ले और संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उन्हें संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी तेलंगाना सरकार की उस याचिका पर आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की गई थी कि राज्यपाल उनके 10 विधेयकों पर बैठे हुए हैं, लंबित हैं और वो फैसला नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल के दफ्तर को नोटिस भी जारी किया था और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब कोई भी विधेयक लंबित नहीं है, सब पर राज्यपाल फैसला ले चुके हैं, लिहाजा इस याचिका पर सुनवाई बंद कर दी जाए। हालांकि तेलंगाना सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को कोई टिप्पणी जरूर करनी चाहिए, कोई सामान्य दिशा निर्देश जरूर इस मामले में दाखिल देने चाहिए, क्योंकि सरकारें जो है राज्यपाल की दया पर निर्भर हो गई हैं। इस पर हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया कि ऐसी कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले में अपनी अहम टिप्पणियां दी और कहा कि राज्यपालों को संविधान की जो मूल भावना है अनुच्छेद 200 के तहत उसके तहत काम करना चाहिए, जिसमें ये शब्द लिखे गए हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्ट करना चाहिए और विधेयकों पर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह राज्यपालों को बैठे नहीं रहना चाहिए विधेयकों पर और फैसला जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। ये मुद्दा इसलिए भी अहम है कि हमने देखा है कि दिल्ली सरकार और LG के बीच किस तरीके से बार बार बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इसके साथ साथ कुछ समय पहले पंजाब सरकार भी राज्यपाल के खिलाफ पहुंची थी और कहा था कि राज्यपाल सदन नहीं बुला रहे हैं। हालांकि सदन की मंजूरी दे दी थी राज्यपाल ने, लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी को अपनी मर्यादाओं में रहकर संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुट गए हैं और आज वो लखनऊ में अखिलेश यादव से मिल रहे हैं इस समय। इससे पहले आज तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता में थे। सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, कोई ईगो नहीं है, सब मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार से गैर बीजेपी दलों की पटना में बैठक बुलाने की भी अपील की। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात की थी। दिल्ली में बुधवार को होने वाले मेयर चुनाव से पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को झटका लगा जब उसकी एक पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिल्ली में बुधवार 26 अप्रैल को मेयर चुनाव होना है और ऐसे में ये झटका आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी चिंता बढ़ा सकता है, देखिए रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका सी वार्ड की आम आदमी पार्टी पार्षद सुनीता ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। कारण कोई खास नहीं बताया। बीजेपी से आई, बीजेपी में चली गई। हम स्टार्टिंग से ही बीजेपी में रहे थे, पर किसी कारणवश आप समझ गए होंगे कि हम उधर चले गए और
अब फिर बीजेपी में अपना मतलब जितना है उससे भी ज्यादा समर्थन करेंगे। 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव से पहले बीजेपी ने निगम में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के पार्षद को तोड़कर उसकी चिंता बढ़ाने की कोशिश की है। तो मैं प्रवेश जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सुनीता जी से बात भी की और उनको प्रेरित किया कि आप उस भ्रष्ट पार्टी को छोड़िए और देश के निर्माण के लिए संकल्प भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। एक पार्षद के टूट जाने से आप ज्यादा चिंतित नहीं दिख रही। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये काम कर रही है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है मेयर हम बना लेंगे, मेयर हम बना लेंगे, मगर 1-2 वोटों से इधर उधर होने से भारतीय जनता पार्टी की मेयर नहीं बनेगी। मैं आज भी चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, अभी तो है 26 तारीख को इलेक्शन, बनाओ अपना मेयर, नहीं बनेगा, नंबर से इनके साथ नहीं। ये कोई पहली बार नहीं जब आप पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हों। फरवरी में भी मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के बवाना के पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि मेयर चुनाव के लिए अभी भी आंकड़े आपके पक्ष में हैं। मेयर चुनाव के लिए आपके पास 133 पार्षद, 13 विधायक और 3 सांसद हैं, यानी कुल 149 वोट हैं। जबकि बीजेपी के पास 108 पार्षद, 1 विधायक और 7 सांसद हैं, यानी कुल 116 वोट हैं। यानी आपके पास अब भी 33 वोट अधिक हैं। लेकिन आपके लिए घटती पार्षद संख्या चिंता की बात तो है ही। दिल्ली नगर निगम चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद खुलकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं फरवरी में हुए स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में यह देखा और माना गया कि बीजेपी के कम से कम 3 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी है। यानी कि इन चुनावों में कोई भी किधर भी वोट कर सकता है और इसीलिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों की ही सांसें अटकी रहती हैं, अटकी रहेंगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं की सुनवाई के बीच केंद्र के बाद अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया है। समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ये अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है, जिसका देश में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर असर पड़ेगा। देश के 99.9% से अधिक लोग समलैंगिक विवाह का विरोध करते हैं। ये काम विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। भारत जैसे देश में ये सेम सेक्स मैरिज को, समलैंगिक विवाह को हम मान्यता नहीं दे सकते। इससे हमारे देश की, हमारे समाज की जो मूलभूत संरचना है उस पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आने वाला जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये हमारे सामाजिक और धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मामले में दखल न देने को कहा था। केंद्र का कहना है कि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र का है, ना कि अदालत का। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, यह भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ भी है, लिहाजा सारी याचिकाओं को खारिज किया जाए। हालांकि सुनवाई कर रहे 5 जजों के संविधान पीठ ने इसे ठुकरा दिया था। अब बार काउंसिल के प्रस्ताव को दबाव बनाने की कोशिश कहा जा सकता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि बीसीआई के प्रस्ताव से सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। में जो बार काउंसिल की टिप्पणी है, मैं समझता हूं वो जायज़ नहीं है। किसी भी पेंडिंग मैटर में बार काउंसिल की तरफ से टिप्पणी करना वो उचित नहीं है, क्योंकि बार सदस्य ही कोर्ट के सामने पक्ष और प्रतिपक्ष रखते हैं। मैं बार काउंसिल के इस मत से भी सहमत नहीं हूं कि
99% लोग ऐसे सोचते हैं या वैसे सोचते हैं। चाहे 1% को भी कुछ क्षति पहुंचती है तो उन्हें कोर्ट में आने का पूरा हक है और कोर्ट में पूरी सुनवाई का हक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया हो कि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे मामले सुनते रहा है और फैसले भी देता रहा है। जाहिर है देश की सबसे बड़ी अदालत को ये पता है कि उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी।